भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में एडवांस तकनीकों और प्रणालियों के डिजाइन, विकास और निर्माण स्वदेशी रूप से करने की अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, जिसने इसके दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत AMCA यानी एमका पर काम कर रहा है। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये हवा में उड़ता ऐसा हथियार है जिसे ना तो दुश्मन के रडार देख पाएंगे, ना तो इसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के चेंगडू और J-20 के पास होगा। आलम यह है कि 5वीं पीढ़ी के विमानों के तौर पर विकसित किया तेजस ही दुश्मनों के होश उड़ा चुका है। किसी भी मौसम में दुश्मन को छठी का दूध याद दिला सकने वाला तेजस मात्र 14 मिनट में ही अपने पड़ोसी दुश्मन देशों को तबाह कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़कर यह दुश्मन पर नजदीक से सटीक निशाना लगाने में काफी माहिर है। लेकिन स्वदेशी बताया जा रहा तेजस भी पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। तेजस के इंजन को छोड़कर बाकी का हिस्सा भारत में इजाद और भारत का ही बना हुआ है। बस इसमें लगा हुआ इंजन अमेरिकी कंपनी का बनाया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जब भारत ने सब कुछ बना लिया तो फिर इंजन ही क्यों विदेशी लगाया, वो भी भारत में ही बन जाना चाहिए था। तो इसका जवाब है कि भारत ने सब कुछ तो बना लिया, लेकिन वो ऐसा इंजन नहीं बना पाया जो 5th जेन के जेट्स में जान फूंक सके। यहां पर एक बात बेहद आश्चर्य करने वाली है, वो ये कि जब भारत अंतरिक्ष में पहुंचने वाले रॉकेट्स बना चुका है, हाइपरसोनिक मिसाइलें जिनकी रफ्तार 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, वो भी बना चुका है, तो फिर आखिर 5th जेन का जेट इंजन क्यों नहीं बन सका? वो भी तब जब आज से करीब 60 साल पहले ही यानी 1962 में भारत के पास खुद का फाइटर जेट था, जो उस जमाने में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत एडवांस्ड था। लेकिन 60 साल बीतने के बाद हमारे पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर प्लेन क्यों नहीं है? और तो और हम एक अदद 5th जेन इंजन बनाने के लिए क्यों जूझ रहे हैं? इसका संभावित जवाब है साजिश। जी हां, विदेशी मुल्कों की साजिश। हालांकि खुले तौर पर इस बात को स्वीकारा नहीं गया है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह के दावों से भरी हुई हैं कि भारत में 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमानों के लायक इंजन नहीं बन पाने के पीछे गहरी साजिश की गई है। क्या है ये साजिश और किसने और क्यों रचा ये षड्यंत्र, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत एमका की जिस तकनीक पर काम कर रहा है वो दुश्मनों के लिए काल होगी। स्टेल्थ तकनीक पर आधारित एमका तेजस का भी बाप होगा, जो ऐसे मटेरियल से बना होगा जिस पर से रडार के सिग्नल्स टकराकर वापस नहीं लौटेंगे। ये मटेरियल उन सिग्नल्स को खुद में जज्ब कर लेगा, दुश्मन इन्हें देख तक नहीं पाएगा और एमका उनका काम तमाम करके वापस भी लौट चुका होगा। एमका के बनने से भारत, अमेरिका, रूस और चीन सहित उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5वीं जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता है। फिलहाल भारत के पास तेजस के अलावा फ्रांस से आए राफेल फाइटर जेट हैं जो 4.5 जनरेशन के हैं, जबकि अमेरिका, रूस और फ्रांस ने इससे अगली पीढ़ी के विमान विकसित कर लिए हैं। इसलिए अब भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण खुद ही करने का फैसला लिया है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस की डिजाइन भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने ही बनाई है, इसलिए उसे ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट के डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ADA और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर यानी ARDC ने इस लड़ाकू विमान के डिजाइन तैयार की है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इस डिजाइन के आधार पर विमान बनाएगा।
इसके लिए अभी बेहतर इंजन की तलाश की जा रही है, बस पेच यहीं फंस रहा है। ये पेच क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि एमका क्यों है भारत के लिए जरूरी और क्या है एमका की खासियतें। 5th प्लस जनरेशन का है। यह भारत का पहला 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। स्टेल्थ फीचर के चलते दुश्मन का रडार इसे नहीं पकड़ पाएगा। भारत का एमका फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल नजदीक से युद्ध करने की क्षमता होगी। स्टेल्थ एयर फ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस्ड इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एमका जेट के पायलट्स ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर भी तैयार किया है, जिस पर एमका के पायलट्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। किसी भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर फिर एयरक्राफ्ट को उड़ाने से पहले पायलट इन्हीं सिमुलेटर्स पर ट्रेनिंग लेते हैं और इन यानों की तमाम मशीनरी, इनको चलाने के अनुभव और खतरों को भांपते हैं, ताकि वास्तविक उड़ान के दौरान ऐसा कुछ न हो जिससे उनका सामना पहली बार हो रहा हो और जो किसी हादसे का कारण बन जाए। तो अब लौटते हैं 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के लिए चल रही इंजन की तलाश की ओर। भारतीय वायुसेना और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के मुताबिक भारत के पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए ऐसे इंजन की जरूरत है जो 6ठी पीरियड के मानव रहित और मानव सहित कार्यक्रमों के लिए जब भी जरूरत पड़े मॉडिफाई किया जा सके। भारत ने ऐसा ही एक इंजन लगभग बना भी लिया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट कावेरी। भारत सरकार ने 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, ताकि 60 के दशक में वायुसेना में शामिल किए गए पुराने पड़ चुके MiG-21 सीरीज के विमानों को 1990 तक धीरे धीरे हटाया जा सके। उस समय यह भी तय हुआ कि इसमें भारत किसी विदेशी मुल्क पर निर्भर नहीं रहेगा, लिहाजा पूरे फाइटर प्लेन के साथ ही इसका इंजन भी भारत में ही बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि अब तक भारतीय विमानों में विदेशी इंजन ही लगा करते थे। लिहाजा कावेरी इंजन की पड़ी नींव मार्च 1983 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE को जिम्मेदारी दी गई। ये DRDO की ही एक लैब है जिसे कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। GTRE 1982 से ही GTX-37 नाम के एक एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को 382.81 करोड़ रुपए के फंड के साथ दिसंबर 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अपने निर्धारित समय में यह प्रोजेक्ट पूरा ना होने के कारण कई बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया। पहले इसे मार्च 2000 तक, फिर दिसंबर 2004 और फिर इसे मार्च 2009 तक किया गया। इस दौरान इसका बजट भी 5 बार संशोधित हुआ और 642% बढ़कर 2,839 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि 2 दशक का समय और लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कावेरी इंजन LCA की जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बन पाया। इसमें सबसे बड़ी कमी थ्रस्ट और वजन की थी। थ्रस्ट किसी भी इंजन से पैदा किया जाने वाली वो ताकत है जिसकी मदद से विमान हवा में उड़ता है। इसे मापने की इकाई न्यूटन है। कावेरी इंजन से 70 नॉट थ्रस्ट मिलती है, जबकि LCA को 81 नॉट थ्रस्ट की जरूरत होती है। इसलिए कावेरी इंजन को तेजस प्रोजेक्ट से अलग किया गया और उसकी जगह अमेरिकी इंजन लगाने का निर्णय लिया गया। दिग्गज अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से भारत ने तेजस के लिए इंजन खरीदे। भारत के लिए, और अगर ठीक से कहें तो DRDO के लिए यह शर्मिंदगी वाली बात थी कि कावेरी गैस टरबाइन लड़ाकू विमान और मानव रहित विमान को शक्ति देने में नाकाम साबित रहा था। लिहाजा 2014 में यह योजना ठप हो गई। ये वही दौर था जब भारत फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी के साथ 36 राफेल विमान के करार पर आगे बढ़ रही थी।
इस सौदे के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कावेरी इंजन में सुधार के लिए फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनी सफ्रान के साथ समझौता किया गया। सफ्रान कंपनी ही राफेल विमानों का इंजन यानी M88 इंजन बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्रेंच विशेषज्ञों ने एक अध्ययन के बाद कावेरी इंजन की सभी परेशानियों को सही करने की बात कही। सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन के मुताबिक कावेरी इंजन को काम काबिल बनाने के लिए इसमें 25 से 30% काम और किया जाना था, जिसके मुताबिक इसमें तकनीकी बदलाव किए गए। बाद में इसकी टेस्टिंग की गई और कावेरी इंजन 81 नॉट का थ्रस्ट पैदा करने में कामयाब हो गए। मतलब 35 साल से ज़्यादा लंबे इंतजार के बाद भारत ने फ्रांस की मदद से इस इंजन को तैयार कर लिया और माना जा रहा है कि भारत जिन 5वीं प्लस पीढ़ी के विमानों को बनाने की तैयारी कर रहा है उनमें यही इंजन लगेगा। फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान ने हाल ही में भारत के साथ आगे भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बात की है ताकि भारत में एडवांस्ड इंडिजेंस इंजन बन सके। सरकारी प्रोत्साहन और बजट के साथ ही विदेशी तकनीक सहयोग के बाद अब भारत उस स्टेज पर पहुंच गया है जहां से वो 5वीं पीढ़ी से भी उन्नत फाइटर प्लेन्स बना सकता है। भारत अब 5th प्लस जनरेशंस का जेट एमका बनाने जा रहा है। एमका 2024 तक सामने आ सकता है और इसकी पहली फ्लाइट के लिए साल 2025 तक की डेडलाइन तय की गई है। यह भी तय हो चुका है कि इसमें भारत में ही बनाया गया कावेरी इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। एयरफोर्स ने 40 तेजस मैक 1 फाइटर जेट्स की डील की थी, जिसमें 16 जेट्स उसे मिल चुके हैं। अब वायुसेना 83 तेजस मैक 1 ए प्लेन लेने वाली है। ये 3 साल में उसे मिलने लग जाएंगे। इससे वायुसेना के पास कुल 123 तेजस फाइटर जेट हो जाएंगे। आगे वायुसेना 170 तेजस मैक 2 जेट्स से 6 स्क्वाड्रन पर फोकस कर रही है, जिनकी फर्स्ट फ्लाइट 2023 तक होने की उम्मीद है। वहीं वायुसेना 126 एमका फाइटर जेट की 7 स्क्वाड्रन का प्लान कर रही है, जिनकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 तक होने की उम्मीद है। इस फाइटर जेट की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करने में लगी टीम का कहना है कि यह नया लड़ाकू विमान बेहद एडवांस है और सीधे तौर पर चीन को चुनौती देने वाला है। दोस्तों, वैसे आपको लगता भी होगा कि दुनिया की तमाम डिफेंस कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं आत्मनिर्भर हो गया? तो इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी हैं जो कभी नहीं चाहती थी कि भारत ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर पाए। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची छलांग के लिए जरूरी क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े कई वैज्ञानिकों को भी भारत से जलने वाली विदेशी ताकतें फंसा चुकी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नाम्बी नारायणन भी इन्हीं साजिशों का शिकार हो चुके हैं, जिनसे बाद में केरल सरकार ने माफी तो मांगी, 50 लाख का हर्जाना भी दिया। नाम्बी नारायणन के जीवन पर आधारित माधवन स्टारर फिल्म भी बन चुकी है। कई ऐसी साजिशें अभी भी बेनकाब होने को हैं जो ये इशारा करती हैं कि भारत के डिफेंस सेक्टर पर कोई तो है जो बुरी नज़र गड़ाए हुए बैठा है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1960 के दशक में ही भारत का पहला लड़ाकू विमान HF-24 मारुत बना लिया था। इन विमानों ने 1971 के युद्ध में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। लोंगेवाला पोस्ट पर हुए संघर्ष में इसी एक विमान से स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण कुमार बख्शी ने एक पाकिस्तानी सर्ब विमान को मार गिराया था, जिसके लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इस फाइटर जेट के बारे में कहा जाता था कि इसकी तकनीक अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन अफसोस भारत इसकी तकनीक को अपग्रेड नहीं कर सका। यह विमान 1 मैक यानी साउंड की स्पीड से उड़ान भरता था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि इसे 60 साल में अपग्रेड क्यों नहीं किया जा सका। ये तो गनीमत रही कि 3000 करोड़ की लागत वाले कावेरी प्रोजेक्ट को फ्रांस की मदद से पूरा किया गया, जिसके बाद अब इसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। वैसे सोचने वाली बात है कि एक तरफ HAL और DRDO 30 साल तक इस पर रिसर्च करते रहे,
वहीं दूसरी तरफ इसरो ने GSLV Mach 3 इंजन तक बना लिए, जो बेहद कॉम्प्लेक्स होता है और भारी से भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसरो भी तमाम मुश्किलों और रोड़ों के बाद 20 साल की मेहनत के बाद स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना पाया था। इसके पीछे नंबी नारायणन जैसे वैज्ञानिकों के साथ हुई वारदातों का हाथ शर्तिया है। सिर्फ नारायणन ही नहीं, देश के कई परमाणु, डिफेंस और स्पेस रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिक भी विदेशी साजिशों के शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट लेट होते रहे। सरकारों ने बहुत बार बजट अटका दिए, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि 30 साल की लंबी मेहनत और काफ़ी सुधार के बाद अब उम्मीद है कि भारत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों में कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन सालों का ये लंबा इंतजार भारत को काफ़ी भारी पड़ा है। अगर कावेरी जैसा इंजन समय से तैयार हो गया होता तो आज भारत के पास 5वीं पीढ़ी के विमान होते, और ऐसे हालत में चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत को आंख दिखाने से पहले 10 बार सोचते। खैर, अब भारत का तेजस अपना तेज दिखा रहा है और बहुत जल्द इनका भी हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए सामने आ जाएगा।